देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति चिन्मय पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। चिन्मय जी, एआई की जो एक लगातार चुनौती बढ़ती जा रही है, उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? तमाम लोगों से आप मिलते होंगे, क्या चुनौतियां उनके सामने आ रही हैं? एक ऐसे मुकाम पर, मुहाने पर आकर के मानवता खड़ी है जहां पर अभी के जो निर्णय हैं वो मानवता के भविष्य को प्रभावित करने वाले हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है वो इस दृष्टि से है कि एक सामान्य व्यक्ति उस एआई से परिचित नहीं है जिससे बाकी के वैज्ञानिक परिचित हैं। यदि किसी को इस बात का अंदाज़ा लगाना हो, अनुमान लगाना हो कि चुनौती कितनी भयावह है, तो वो जेफरी हिंटन को सुन करके देखे। ही वॉज कॉल्ड एज द गॉड फादर ऑफ एआई। जिनने एआई को जन्म दिया, उनने अपनी पोजीशन से 2023 में रिज़ाइन किया, इस कारण कि लोगों को उस चुनौती से परिचित करा सकें जो एआई के माध्यम से आ रही है। और उन्होंने कहा कि मानवता के अस्तित्व पर संकट है। और वो कहने के पीछे का कारण ये है कि जिस सुपर कंप्यूटर पर आज एआई अपने को ट्रेन कर रहा है, उस सुपर कंप्यूटर की स्पीड 36.8 पेटाफ्लॉप्स है, जो कि एक मनुष्य के मस्तिष्क की तुलना में 3 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और जिस मनुष्य से वो तुलना कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मनुष्य है। तो यदि उस मनुष्य से एआई की जो स्पीड है वो आज से 20 वर्ष के बाद 1 बिलियन टाइम्स ज़्यादा होगी, तो एआई को तो ना थकना है, ना सोना है, ना खाना है, ना पीना है। उसकी जो चुनौतियां हैं वो मेरे को, आपको ही नहीं बल्कि मानवता के हर पहलू को प्रभावित करेंगी। गुरुदेव कहा करते थे कि जितनी मेहनत हम लोग यंत्र को बनाने पर करते हैं, उतनी ही मेहनत हमें यंत्र को चलाने वाले के ऊपर करने की आवश्यकता है। घोड़ा बहुत अच्छा और घुड़सवार खराब हो तो चुनौती हो जाती है। जो आज की चुनौती है वो यही कि कहीं हम लोग भस्मासुर को जन्म तो नहीं दे रहे, कहीं हम लोग एक ऐसी परंपरा, पद्धति, प्रक्रिया को जन्म तो नहीं दे रहे जिसके विषय में लगभग मानवता अपरिचित ही हो और उसको पता भी नहीं हो कि हम किस संकट की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक गहरा कदम, बड़ा कदम गायत्री परिवार के द्वारा उठाया गया कि पिछले वर्ष जुलाई 2024 में हिरोशिमा अपील पर हम लोगों ने साइन किया। और वो साइन करने वाले हम लोग भारत की दृष्टि से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की दृष्टि से अकेले थे, पहले थे। और उसको करने के पीछे का कारण यही था कि जब पिछले सदी की भयावह त्रासदी आई तो हिरोशिमा उसका गवाह बना। और ऐसे समय में जो इस सदी की सबसे भयावह त्रासदी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में है। और जिस समय रहते उसके नियंत्रण के तरीकों को नहीं खोजा गया तो शायद हमारे बाद वाली पीढ़ियां हमें माफ़ भी न कर पाएँ। तो इसके लिए गूगल के हेड, माइक्रोसॉफ्ट के हेड, जापान के प्रधानमंत्री, पोप, मक्का के हेड, ये सभी जगह के लोग एक साथ वहाँ पर एकत्रित हुए कि विज्ञान के इस आविष्कार के ऊपर आध्यात्मिक दृष्टि से एक संरक्षण और नियंत्रण दोनों स्थापित करने की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से भी हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि फ्यूचर फॉर लाइफ इंस्टीट्यूट, जो कि इस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध नाम है, उनके साथ मिलकर हम लोग इसी वर्ष अगस्त में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को कर रहे हैं जहां दुनिया के 400-500 ऐसे एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं जो एआई के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं, पर उसके ऊपर मोरेटोरियम को स्थापित करना चाहते हैं। आप लोग एक शताब्दी वर्ष भी अगले साल मना रहे हैं, तो क्या वहाँ पर भी एआई से जागरूक होने की चीज़ें रहेंगी? उसमें क्या कुछ रहेगा, क्या तैयारियां हो रही हैं? वहाँ पर उस पक्ष के ऊपर चर्चा होगी जो मनुष्य के अंतःकरण को परिष्कृत बनाता है। क्योंकि जो अगला वर्ष है वो गायत्री परिवार की दृष्टि से संभवतया विश्व, संस्कृति, मानवता हर दृष्टि से मूल्यवान है कि अगले वर्ष में हम लोग एक साथ 3 चीज़ों को घटित होता हुआ देखेंगे। पूज्य गुरुदेव ने साधना आरंभ करी तो अखंड दीपक का प्राकट्य किया, उसके 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष हो रहे हैं और गुरुदेव की तप साधना के हो रहे हैं। तो उस अवसर पर हम लोग एक बड़े गंभीर योजना को लेकर के चले हैं कि जिस ज्योति को पूज्य गुरुदेव ने अखंड रखा उसको प्रचंड बनाने का दायित्व हम लोगों का है। और प्रचंड बनाने का अर्थ इतना ही है कि गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना इस भाव के साथ करी कि इंसान का अंतःकरण परिष्कृत होगा तो समाज को अपने आप स्वर्ग के समान बनाता है। तो यदि हमारे में से प्रत्येक के अंदर अच्छी भावनाएं प्रतिष्ठित होती हैं तो हम समाज को सही दिशा दिखा पाने की स्थिति में होते हैं। उसका उद्देश्य गायत्री परिवार को विस्तार देना नहीं, सद्भावनाओं को विस्तार देना है। एक आखिरी सवाल आपसे कि इतने लोगों से आपने इतने लंबे दौर की चर्चाएं की एआई के ऊपर और आज भी अभी एआई के ऊपर ही कार्यक्रम है, तो लग रहा है आपको कि कहीं से भी इससे पीछे जाने का रास्ता है या इसके साथ ही चलना है? तो कदम ताल कैसे की जाएगी? हम लोग बिल्कुल सही समय पर आज आकर के खड़े हैं। क्योंकि क्या है कि अभी जो एआई है वो ऐसे मोड़ और मुकाम पर है जहां नियंत्रण को कर पाना संभव है। जब एआई को स्थापित किया गया तो 2 नियम बनाए गए। एक तो हम उसे ओपन में लेकर के नहीं जाएंगे, दूसरा उसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे। और दुर्भाग्य से हम दोनों ही चीज़ें कर चुके हैं। तो यदि अभी अगले संस्करण के आने से पहले
इस नियंत्रण को स्थापित कर दिया गया तो संभव है और आवश्यक भी है कि हम लोग उस एथिकल गाइडलाइन को विकसित कर सकें जिसके आधार पर उसका चलना अनिवार्य हो जाता है। भारत में तो ये परंपरा लंबे समय से थी, यंत्र मंत्र तंत्र की थी। यंत्र चलता तब था जब उसके अंदर मंत्र आए, और मंत्र चलता उसके माध्यम से था जिसका व्यक्तित्व परिष्कृत हो। तो हमारे यहाँ पर तो ये भाव लंबे समय से प्रतिष्ठित रहा कि आप यदि किसी चीज़ को बनाते हैं तो बनाने के साथ उसके नियंत्रण की व्यवस्था पहले बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या है, बनाए चले जा रहे हैं बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या आएगा, और नियंत्रण करने वाला कोई है नहीं। तो ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जिसमें दुर्भाग्य से इंसान इस रिवॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है। एक ऐसा रिवॉल्यूशन घट रहा है जिसके विषय में लोग सुन रहे हैं, उनको पता है कि ये घट रहा है, किसी ने बता दिया कि इस तरीके की घटना घटी, पर यदि आप पूछ करके देखें तो आज की तारीख में वैज्ञानिक जगत में भी 1% से कम लोग हैं जो जानते हैं कि एआई की चुनौती क्या है। बिल्कुल। तो जाहिर है एआई को आगे बढ़ने से ज़्यादा ज़रूरत है उसके नियंत्रण की। कैमरामैन संदीप के साथ सौरभ शुक्ला, ईटीवी भारत, दिल्ली।